गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप सबों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट डेमोग्राफिक थ्योरी एंड सेंसस। दैट मीन हम लोग इस वीडियो में जनसांख्यिकी सिद्धांत और जनगणना से संबंधित कुछ प्रमुख टॉपिक्स को समझने की छोटी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण संबंध और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप समझिए जनसंख्या होता क्या है, किसी भी देश की जनसंख्या का क्या अर्थ है। देखिए, जनसंख्या का सीधा सा मतलब है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में और एक निश्चित समय अवधि में समाज के जो प्रत्येक घटक होते हैं, जो विभिन्न अलग अलग जो सेक्टर होते हैं, जो अलग अलग पहलू होते हैं, जो डायमेंशन होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। जिसमें आप एक निश्चित भूमि, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, महाद्वीप, उसमें जो निवास करने वाले जो लोगों की जो संख्या है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ओके, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर बात हम लोग इंडिया की करें, दिस इज मैप ऑफ इंडिया, आई सॉरी फॉर दैट। देखिए, इंडिया के संबंध में बात यह है कि लगभग पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका 17.5% के आसपास, जो अभी बढ़ भी गया होगा, 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करता है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये सेकंड पोजीशन पे है। और पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब कब हो गई थी? जिस समय पहली बार 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। वो दिन था 1987 का। 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, मतलब उसको पार कर गई थी। उसी वर्ष हम लोगों ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का प्रारंभ किया। ये तो बात एक्स्ट्रा चीज था। अब आते हैं हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। ये जनसंख्या के संबंध में बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों को जानना जरूरी है। तो सबसे बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है माल्थस का थ्योरी। माल्थस, जब भी जनसंख्या के संबंध में कुछ बात आता है तो माल्थस का जिक्र होता है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम जान लीजिए, जो जनसंख्या से जुड़ा हुआ था, मतलब जनसंख्या का सिद्धांत क्या है उसके बारे में। उनकी किताब का नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ओके, ये था द एन एसे। ठीक है, कह सकते हैं कि एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ओके, इसने क्या बताया कि किसी भी देश की जो खाद्यान्न वृद्धि दर है, ये कि जो खाद्यान्न वृद्धि है, वो जो खाद्यान्न वृद्धि दर है प्रतिशत, और जो जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर, दोनों के बीच एक कुछ रिलेशन है। इसी रिलेशन मतलब खाद्यान्न की जो बढ़ने की दर और जनसंख्या बढ़ने की दर में एक संबंध है। इस संबंध को हम लोग माल्थस के थ्योरी के साथ समझ सकते हैं। उनका कहना था कि देखिए, जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है ना, वो 1, 2, 4, 8, 16, 32 डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये जियोमेट्रिक जीएम होती है, मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के माध्यम से बढ़ती है। ठीक है, जीएम के, लाइक, जबकि जो खाद्यान्न का जो वृद्धि होता है, वो जो खाद्यान्न यानी फूड का जो वृद्धि होता है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी को फॉलो करता है। दैट मीन 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस रेट से जनसंख्या बढ़ती है उस रेट से प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है।
तो एक समय ऐसा आ सकता है कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी और खाद्यान्न बहुत स्लो बढ़ने लगेगा। आई मीन उतना ही बढ़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा, जनसंख्या जो होगा बहुत बढ़ जाएगा और खाद्यान्नों की मांग बहुत बढ़ने से मतलब एक तरह से संकट पैदा हो सकता है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि एक निश्चित जनसंख्या के बाद खाद्यान्न बहुत कम हो जाएगा और जनसंख्या जो आधिक्य है, सरप्लस जनसंख्या की समस्या पैदा हो जाएगी। माल्थस का कहना था कि ये जो जनसंख्या आधिक्य है उसको मेंटेन किया जा सकता है, या मेंटेन होता है, दो तरह से होता है। एक प्राकृतिक खुद करती है और दूसरा एक कृत्रिम होता है। लेकिन प्राकृतिक बहुत खतरनाक होता है, जैसे बाढ़, सूखा, महामारी, ये सब जनसंख्या नियंत्रण के कुछ प्राकृतिक उपाय हैं। जबकि शादी लेट से करना, विवाह का उम्र बढ़ा देना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, या जो गर्भ निरोधक जो और भी जो नियम्स है उनका पालन करना, परिवार नियोजन करना, ये सब जो है ना, ये कृत्रिम मेथड है। उसके मदद से आप इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैलेंस कर सकते हैं। अगर इसके वो ग्राफ से समझा जाए तो आप समझ लीजिए कि ये समय है जिसको हम लोग वार्षिक में ले रहे हैं, और ये मात्रा है, जनसंख्या की दर है। ओके, तो अब देखिए जीरो से बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये खाद्यान्न आपूर्ति, खाद्य की मात्रा है, फूड। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि देखिए इससे बढ़ जाता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में वाइड डिफरेंस हो जाता है एक समय के बाद, जिसके कारण यही समस्या हो जाती है, जनसंख्या अधिक की समस्या। ठीक है, यही ग्राफ है। तो ये फूड इस तरह से बढ़ता है और इसका ग्राफ सीधा होता है, मतलब ये आपको अर्थमेटिक फॉलो करेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जबकि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। तो दोनों के बीच एक समय बाद बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा और जनसंख्या जो होगी वो खदानों की संकट से ग्रस्त हो जाएगी। ओके, लेकिन माल्थस का सिद्धांत जो है आज के समय में उतना फिट नहीं बैठता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इतने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो गया है। लोग खाद्य मतलब अधिकांश देश तो खाद्य सरप्लस हो चुका है। तो कहीं ना कहीं माल्थस के सिद्धांत को पीछे छोड़ दिया गया है। लेकिन ये चेतावनी तो ज़रूर है कि जनसंख्या का जो अति रूप जो हो जाएगा वो कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो ओवरऑल माल्थस के सिद्धांत से आप ये सीख सकते हैं कि जनसंख्या का बहुत ज़्यादा बढ़ना वो समस्या का एक कारण हो सकता है। ये था माल्थस का सिद्धांत, जिसको आप समझ गए आई थिंक, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक, ठीक है, ट्रांजिशन मतलब जो जनांकी होता है, जननांकिकी संक्रमण का सिद्धांत। जननांकी संक्रमण का सिद्धांत क्या है? जननांकी संक्रमण मतलब एक ऐसा, मतलब समझ लीजिए एक ऐसा मतलब थ्योरी है जो लंबे समय के दौरान बहुत से जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसको अध्ययन करने के लिए आप इसको समझ सकते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं जनरली। तो फर्स्ट चरण में क्या होता है, प्रथम चरण के लक्षण क्या होते हैं जनसांख्यिकी में? इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत हाई होता है, मतलब ये एक दूसरे को प्रति संतुलित करते रहते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि की कोई समस्या पैदा नहीं होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? एक तो अशिक्षा है, दूसरा गरीबी है, बेरोजगारी है, रूढ़िवादी और परंपरागत समाज और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। तो भारत में जो प्रथम चरण के जो लक्षण थे वो 1921 से पहले यही सब लक्षण था। जनसंख्या वृद्धि मतलब ठीक ठाक थी, बहुत तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि होता, मृत्यु दर भी उतना ही तेज था, तो एक दूसरे को रिप्लेस कर देता था। लेकिन सेकंड चरण की बात करें, सेकंड फेज में क्या हुआ? सेकंड फेज में मृत्यु दर काफ़ी कम हो गया, मृत्यु दर घट गई, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ। लेकिन जन्म दर तो वही रहा, जन्म दर बरकरार रहा, जन्म दर बढ़ता रहा। तो इस समय क्या हुआ, इससे जनसंख्या वृद्धि बहुत हो गया और इसको जनसंख्या विस्फोट भी कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट। तो सेकंड चरण में जनसंख्या विस्फोट बहुत तेज़ी से हुआ, क्योंकि मृत्यु दर तो लगभग घट रहा था लेकिन जन्म दर अभी भी वही बरकरार था। तो जन्म दर ऊँची थी, मृत्यु दर घटने लगा था, परिणाम क्या हुआ? जनसंख्या विस्फोट की अवस्था हो गई। थर्ड चरण में क्या हुआ? थर्ड चरण में क्या हुआ ना कि इसमें महिलाओं के स्तर में बदलाव आया, उनके
मेंटलिटी में सुधार आया, शिक्षा का विस्तार हुआ, तो इससे क्या हुआ, जन्म दर भी घटने लगा, जन्म दर भी गिरने लगा, और मृत्यु दर तो पहले से गिर रहा था, मृत्यु दर तो पहले से गिर रहा था। तो जन्म दर और मृत्यु दर तेज़ी से गिरा हो, दोनों में मतलब जन्म दर गिरा ठीक है, लेकिन मृत्यु दर तो उससे भी तेज़ी से गिरा। परिणाम क्या हुआ कि भारत जो है इस अवस्था में आ चुका है अब, और मतलब कह सकते हैं कि ये एक तरह से ठीक ठाक ही अवस्था है, मतलब स्थिर अवस्था है लगभग लगभग। लेकिन फाइनली जो होता है वो होता है फोर्थ स्टेट में। फोर्थ स्टेट में देखिए क्या होता है, इसमें मृत्यु दर बहुत घट जाता है, और महिलाओं की बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता होने के कारण उन्हें रोजगार मिलने लगता है, अवसर के ढेर सारे दरवाजे खुलने लगते हैं। तो जन्म दर तो तेज़ी से गिरता ही है, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग लगभग, मतलब आप समझ लीजिए जन्म दर इक्वल टू मृत्यु दर हो जाता है। और एक ऐसा समय आता है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जनसंख्या जो होती है वो स्थिर हो जाती है। क्या होती है? स्थिर जनसंख्या। जब जन्म दर और मृत्यु दर, जब जन्म दर डेथ और बॉर्न रेट दोनों बराबर हो जाए, डी बराबर बी, स्थिर हो जाता है, जो कि अभी आप समझ सकते हैं। और एक होता है फिफ्थ स्टेज, हालांकि इसका अध्ययन तो विकासशील देशों में नहीं बल्कि विकसित देशों में होता है, जहाँ पर आप समझ लीजिए कि जन्म दर जो है वो भी नेगेटिव में चला जा रहा है, जन्म दर तो बहुत तेज़ी से गिर रहा है, और मृत्यु दर भी कम है, मृत्यु दर भी गिर रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा, मतलब आ चुका है समझ लीजिए विकसित देशों के लिए, कि जहाँ पर जनसंख्या जो है नेगेटिव में चली गई है, मतलब आप समझ लीजिए जनसंख्या घटने लगी है। जनसंख्या अगर नेगेटिव में जाने का मतलब जनसंख्या गिरने लगी है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी अवस्था को हम पंचम स्टेज का लक्षण कह सकते हैं। ओके, यही है 5 लक्षण, 5 मतलब स्टेज का लक्षण था। अब हम लोग आते हैं जनसंख्या से जुड़े हुए कुछ शब्दावली, टर्मिनोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी, कुछ शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक, जनसांख्यिकी शाब्दिक, इसमें कुछ शब्द का इस्तेमाल होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है और बहुत ही मतलब फॉरगेटफुल है, मतलब आप भूल जाएंगे बार बार, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। एक होता है क्रूड बर्थ रेट, बर्थ रेट हिंदी में कहें तो अशोधित जन्म दर। क्या है अशोधित जन्म दर? देखिए अशोधित जन्म दर का मतलब होता है कि कोई विशेष एरिया है और उसमें 1000 प्रति 1000, हर 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर जो रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत जीवित बच्चे की संख्या, जीवित बच्चे, तो प्रति 1000 में एक वर्ष के अंदर जो पंजीकृत जीवित बच्चों की जो संख्या है उसको आप कह सकते हैं क्रूड बर्थ रेट। इसको आप निकाल सकते हैं, क्रूड बर्थ रेट जो होता है वो बराबर होता है एक वर्ष में, ठीक है, 1 ईयर में, एक वर्ष के अंदर जो कुल जीवित बच्चा है, कुल जीवित बच्चे बटा जो जनसंख्या है उसका अनुपात, और उसको आप 1000 से गुना कर दीजिए, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा क्रूड बर्थ रेट। मतलब शॉर्ट में समझ लीजिए कि कोई विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या में एक वर्ष में पंजीकृत जन्मे जीवित बच्चों की संख्या क्रूड बर्थ रेट कहलाता है। एक होता है शोधित जन्म दर, जिसको आप लोग रिफाइंड कहते हैं, रिफाइंड, रिफाइंड बर्थ रेट। शोधित, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो आपने ऊपर अभी क्रूड बर्थ रेट पढ़ा उस क्रूड बर्थ रेट में आप एक्स्ट्रा 5% जोड़ दीजिए, कुछ करना नहीं है। अशोधित जन्म दर में 5% और जोड़ दिया जाता है,
जिसको हम लोग रिफाइंड बर्थ रेट कहते हैं। दैट्स ऑल। अब आते हैं मृत्यु के बारे में, क्रूड डेथ रेट। अशोधित मृत्यु दर, वही फिर से एक बार, अशोधित, बस वहाँ जन्म की जगह मृत्यु लिख दीजिए, मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर वही एक भौगोलिक सीमा होगा किसी खास वर्ष, एक वर्ष के अंदर जो प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की जो संख्या होती है, बस आपको वहाँ पर जन्म था तो यहाँ पर मृतकों की संख्या करनी है। ध्यान रहे, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष के अंदर प्रति 1000 यानी प्रति 1000 में मरने वाले लोगों की जो संख्या है उसको आप कह सकते हैं क्रूड डेथ रेट। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है। जनसंख्या वृद्धि दर, इसको हम लोग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट पॉपुलेशन, जीआरपी बोल सकते हैं आप शॉर्ट में। तो अभी अभी आपने पढ़ा क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा, ठीक है, तो आपको अगर आप सपोज क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट से क्या मिलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द नेचुरल, प्राकृतिक जो जनसंख्या की वृद्धि है वो पता चल जाएगा। जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई वो निकल जाएगा। तो ये प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है, नेचुरल ग्रोथ रेट। दिस इज नेचुरल ग्रोथ रेट है, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर आपको निकालना है तो आपको उसके लिए क्रूड बर्थ रेट में से क्रूड डेथ रेट को माइनस करना होगा, तो आपको नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पता चल जाएगा। लेकिन आपको अगर नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकालना है तो उसमें से आपको जो नेट प्रवास दर हो जो होता है, प्रवास दर मतलब आने वालों की, मतलब एक देश के अंदर आने वाले लोग और एक देश से बाहर जाने वाले लोगों की जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग प्रवास दर कहते हैं। इमिग्रेशन और माइग्रेशन आप समझते होंगे, एक होता है आई से इमिग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको प्रवास दर कहते हैं। तो आपको अगर नेट जनसंख्या पॉपुलेशन रेट निकालना है तो आप उसमें से उसको ऐड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या है। तो अगर कहा जाए कि जब नेचुरल ग्रोथ रेट और जो नेट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कब इक्वल होगा, जब इमिग्रेशन और इक्वल टू इमिग्रेशन, ठीक है, मतलब प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले लोगों की संख्या जब बराबर हो जाएगी तो जो नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू नेट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगा। ओके, अब आते हैं सेक्स रेशियो की बात करते हैं। सेक्स रेशियो जिसको हम लोग जानते ही हैं लिंगानुपात। क्या है लिंगानुपात? सिंपल सा बात है, कोई एक भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र में 1000 पुरुषों के में कितनी महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या क्या है प्रति 1000, ठीक है, पुरुषों की संख्या के रिस्पेक्ट में कितनी महिलाएं हैं, उसको हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं। और जब बात अगर शिशु लिंगानुपात की हो तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। शिशु लिंगानुपात अगर निकालना है तो ध्यान रहे उसमें केवल और केवल आपको 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लेना है, 6 वर्ष से कम उम्र के शिशु को लेना है, तब आपको जो शिशु लिंगानुपात की जनगणना पता चल जाएगी, 6 वर्ष से जो कम है। अब आते हैं एक नया फिर, शिशु मृत्यु दर क्या होता है। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, IMR। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड IMR? तो आप समझ लीजिए एक वर्ष ले लीजिए, एक फिक्स्ड वर्ष, एक वर्ष प्रति 1000 जो जीवित बच्चे हैं, जीवित बच्चे या जीवित जन्मे कोई भी शिशुओं की संख्या के अनुपात में एक वर्ष या उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं उसकी शिशु की संख्या को मृत्यु, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है,
नीचे लिखना है 1 वर्ष के जीवित बच्चों की संख्या, 1 वर्ष के जीवित बच्चों की संख्या, 1 वर्ष के जीवित बच्चों की संख्या, 1 वर्ष में जो जीवित बच्चे हैं, जीवित बच्चे, और ही 1 वर्ष में ही जो मर गए, शिशुओं की मौत जो हुई है, मौत, तो आप उसको IMR से कह सकते हैं। IMR बराबर 1 वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या बटा 1 वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या को अगर आप 1000 से गुना कीजिएगा तब आपको IMR मिल जाएगा। एक होता है बाल मृत्यु दर, जिसको चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, CMR। जब आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पढ़ा जा रहा था तो उसमें बताया जा रहा था कि प्रति 1000 में 1 वर्ष के अंदर जो 1 वर्ष के जो बच्चे हैं या उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके मरने वालों की संख्या। लेकिन यहाँ पर CMR में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको याद रखना है इस संदर्भ में 0 से 5 वर्ष के बीच में प्रति 1000 बच्चों में कितने बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, कितने बच्चों की मौत हो गई। किसी भी दिए गए क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान ही प्रति 1000 जीवित जो जन्मे बच्चों की संख्या के रिस्पेक्ट में 0 से 5 साल के जो बीच के बच्चे हैं उनकी संख्या जो मौत हो गई, उसी को आप कहते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। साक्षरता की बात कर ले, बहुत बात होती है साक्षरता, इसका डेफिनेशन पूछ दिया जाए तो आपका हक्का बक्का हो जाएगा आप, तो सुन लीजिए छक। 7 वर्ष एक गाइडलाइंस है, 7 वर्ष या उससे ज़्यादा, 7 वर्ष प्लस या उससे ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को जानते हों, समझते हों और दूसरा लिख भी सकते हों, भाषा को पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, उसको साक्षर माना जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता है, तो क्या वो साक्षर होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके 2 कंडीशन है, आपको पढ़ना भी आना होगा और आपको लिखना भी आना होगा, और आपकी उम्र 7 वर्ष से या 7 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। 2 कंडीशन पालन कीजिए, आप साक्षर कहलाइएगा। तो आप क्या साक्षर है, खुद से पूछिए। आपको वर्तमान में बता देता हूँ कि भारत की जो साक्षरता दर है वो 74% के आसपास है, जिसमें पुरुष जो है वो 82% के आसपास और महिला जो है वो लगभग 65 के आसपास। इतनी परसेंट साक्षरता, लिटरेसी रेट, LR। ओके, अब हम बात करेंगे कुपोषण दर की, जिसको हम लोग माल न्यूट्रिशन रेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कुपोषण की दर में 3 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, 3 वर्ष तक के ऐसे सभी बच्चे शामिल हो जाते हैं जो अपने जो वजन से या फिर वजन, ठीक है, वजन या फिर लंबाई, अपना जो एक निश्चित वजन और निश्चित लंबाई का होना चाहिए उससे कम के होते हैं, तो कह सकते हैं कि वो माल न्यूट्रिशन के शिकार है। 3 वर्ष तक के जो बच्चे जो अपने, ठीक है, अपने सामान्य बच्चों से, अपेक्षित बच्चों से कम वजन के हैं या कम लंबाई के हैं। एक होता है मातृ मृत्यु दर, ये बहुत ही गंभीर वाला विषय है, मातृत्व मृत्यु दर। आपने चाइल्ड मोर्टेलिटी पढ़ा, IMR पढ़ा, अब हमको पढ़ना होगा मातृ मृत्यु दर, जिसको हम लोग मैटरनल बोलते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब होता है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, प्रति 1 लाख प्रति लाख जो जीवित जन्मों पर जो प्रसव से पीड़ा से ग्रसित महिलाएं होती हैं, जिनकी महिलाओं की प्रसव के दरमियान या प्रसव के बाद 42 दिन के अंदर अगर उनकी मौत हो जाए, प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर प्रसव पीड़ा से जो ग्रसित महिलाएं हैं, अगर यह गर्भावस्था के दौरान या जन्म देने के दरमियान अगर 42 दिन के भीतर ही उनकी मृत्यु की शिकार हो जाती है तो वो MMR कहलाता है। लेकिन याद रहिए, प्रति लाख में कितने, 1 लाख बच्चों को जन्म देने के दरमियान, ठीक है।
अब आते हैं फर्टिलिटी रेट क्या होता है। फर्टिलिटी एज, फर्टिलिटी एज का मतलब प्रजनन काल। देखिए, एक महिला अपने जीवन काल में जिस पड़ाव से बच्चे पैदा करने की क्षमता रखती है, महिला का हर अपना जीवन काल होता है, उसका एक जीवन काल, जिस जीवन काल के जिस पड़ाव में बच्चा पैदा करने की जो क्षमता रखती है उसको हम लोग प्रजनन काल कहते हैं। और ये जनरली भारत में 15 वर्ष से 49 वर्ष के बीच माना जाता है। मतलब 15 से 49 वर्ष के बीच जो महिलाएं बच्चे पैदा करने की क्षमता रखती है, जो वो एज होता है, वही एज आपको फर्टिलिटी एज कहलाता है। लेकिन अगर टोटल फर्टिलिटी पूछ दिया जाए तो टोटल फर्टिलिटी रेट ये क्या है। अभी आपने प्रजनन एज पढ़ा, तो प्रजनन एज से ही जुड़ा हुआ है कि किसी भी महिला का जो संपूर्ण प्रजनन काल होता है, जो कि आपने पढ़ा कि 15 से 49 वर्ष के बीच में जो संपूर्ण प्रजनन काल है, उस दरमियान जो बच्चे पैदा होते हैं उसकी जो संख्या होती है, उसी को तो कहते हैं हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट। किसी भी महिला के जो संपूर्ण प्रजनन काल के दरमियान पैदा हुए बच्चों की जो संख्या होती है, दैट इज नॉन एज TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, जो अभी वर्तमान में लगभग 2.2 के आसपास है। जनसंख्या घनत्व तो बहुत ईजी चीज़ है। जनसंख्या घनत्व, आई थिंक यू नो अबाउट दैट, कि प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, अगला जो है ना वो भी कंफ्यूजिंग वाला है कि युगल कपल, जिसको बोलते हैं युगल संरक्षण दर, क्या होता है युगल संरक्षण दर। युगल संरक्षण दर, जिसको हम लोग कपल प्रोटेक्शन रेट, CPR, क्या होता है CPR। देखिए, प्रति 1000 जो विवाहित जोड़ों में जितने जोड़ों ने जनसंख्या नियंत्रण के जो कृत्रिम जो उपाय हैं, जो साधनों का इस्तेमाल है, उसको अपना लिया है अस्थायी रूप से, पर 1000 जो कपल हैं, कपल समझती होंगे जोड़े, विवाहित जोड़े, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, ताकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कंडोम का इस्तेमाल, कॉपर का इस्तेमाल, या जो भी कृत्रिम साधन है, अगर उसका अस्थायी रूप से अपना लिया गया है तो उसको हम लोग युगल जन संरक्षण दर कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिपेंडेंसी रेशियो। तो इसको आश्रितता नहीं बोलता, आप किसी पर निर्भर हैं, आश्रितता अनुपात या निर्भरता अनुपात एक ही बात है। 14 वर्ष तक प्लस 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, बच्चे मतलब लड़के लड़की कोई भी हो, या फिर 60 वर्ष से ऊपर के, इसकी जो जनसंख्या है ना, ये लोग वास्तव में जनसंख्या में आश्रित वर्ग के लोग कहलाते हैं, क्योंकि ये लोग 0 से 14 वर्ष के बच्चे प्लस 60 वर्ष से जो अधिक उम्र के वृद्ध लोग हैं, उसको कहा जाता है आश्रितता अनुपात, जनसंख्या का वह हिस्सा। ठीक है, तो आप नीचे 15 से 59 ले लीजिए। ठीक है, और ऊपर 0 से 14 प्लस 60 प्लस लिख दीजिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा DR क्या है। DR बराबर 0 से 14 वर्ष के उम्र के लोग, और जो 14 से ऊपर 60 वर्ष या 60 वर्ष से जो प्लस के लोग हैं, उसको आप 15 से 59 वर्ष के जो कार्यशील जनसंख्या है उसका अनुपात निकाल लीजिए, आपको डिपेंडेंसी रेशियो पता चल जाएगा। क्योंकि कार्यशील जनसंख्या वास्तव में किसी भी देश के लिए एक तरह से मानव पूंजी है। कार्यशील जनसंख्या सीधा सा बोल दीजिएगा, जब कभी कार्यशील जनसंख्या की बात होगी तो मतलब है कि जिसकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में हो, भारत के अनुसार। ठीक है, जनगणना 2011 यही कहता है कि जो व्यक्ति 15 से 59 वर्ष के बीच में है वो कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा है, क्योंकि ये लोग कार्य करने के योग्य भी हैं और कार्य करना चाहते भी हैं। ठीक है,
लेकिन आप सोचिए कि अगर कार्य करने वाले लोगों की जनसंख्या तो बहुत है, कार्यशील जनसंख्या में लोग बहुत हैं, लेकिन अगर उनके पास अगर किसी प्रकार का टेक्नोलॉजी नॉलेज या किसी प्रकार का अगर कोई शिक्षा योग्यता नहीं हो, तो ये कार्यशील जनसंख्या कोई काम की नहीं होगी। इससे जनसांख्यिकी लाभांश की जगह जनसांख्यिकी बर्डन बन जाएगा। वर्ल्ड बैंक कहता है कि जो 15 से 64 साल का है उसको आप कार्यशील जनसंख्या मान सकते हैं, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। एक थ्योरी है बेकर्स फर्टिलिटी कर्व। ये बेकर्स फर्टिलिटी कर्व क्या है? देखिए, इन्होंने प्रजनन और आपके आर्थिक विकास के बीच एक रिलेशन बताया कि व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि प्रति व्यक्ति आय से जुड़ा हुआ है। तो उनका कहना क्या है कि दोनों में एक गहरा रिलेशन है, सकारात्मक रिलेशन है। आय का जो होता है ना, वो प्रजनन पे बहुत ही गहरा रोल होता है, बहुत ही एक तरह से इफेक्टिव रोल होता है। क्यों? क्योंकि आय का सकारात्मक प्रभाव प्रजनन पर पड़ेगा ही। कुछ सीमा तक अगर आपके एक निश्चित इनकम बढ़ने के बाद आपका इनकम जैसे जैसे बढ़ रहा है, आपके प्रजनन एक निश्चित सीमा तक बढ़ेगा। प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि हो रही है तो प्रजननता जो है, रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो भी बढ़ेगा, लेकिन एक सीमा के बाद वो गिरना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है? ये लाफर कर्व जो है ना, एग्जैक्टली उसी तरह का भी है कि जैसे जैसे आप टैक्स रेट में इंक्रीज कीजिएगा, टैक्स रेवेन्यू घटेगा। उसी तरह आपका जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके बच्चे की पैदा करने की शक्ति जो होगी या क्षमता जो होगी या करने का जो आदत होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन एक निश्चित क्षमता के बाद आपकी इनकम चाहे कितनी भी बढ़ जाए, आपके बच्चे की संख्या अर्थात आप अधिक बच्चा लेना पसंद नहीं करेंगे, वो घटने लगेगा। तो ये उल्टा कर्व बनाएगा, उल्टा यू बनाएगा। यही है मतलब बेकर प्रजनन वक्र, बेकर प्रजनन वक्र, जो कि एक तरफ प्रति व्यक्ति आय और दूसरी तरफ प्रजनन की बीच रिलेशन को बताता है। अब हम लोग बात करेंगे भारत की जनसंख्या की, भारत की जनसंख्या के संबंध में। देखिए, सबसे पहली बार 1952 में 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, परिवार नियोजन लाया गया। फिर जाके 1996 में या 66 में 1996 में परिवार नियोजन विभाग बनाया गया। परिवार नियोजन विभाग की स्थापना की गई। और अगर आपको कहा जाए कि भारत में पहली जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी, तो पहली जनसंख्या नीति जो है वो 1976 में घोषित की गई थी, जिसमें 15 वर्ष से लड़कियों की उम्र को बढ़ा के 18 वर्ष कर दिया गया था और लड़कों की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया था, जो अभी चर्चा में खूब है। तो पहली बार जनसंख्या नीति 1976 में घोषित की गई थी। और फिर आपको अगर कहा जाए कि ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण और विकेंद्रीकृत योजना और नियंत्रण की नीति पर बात की गई थी। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसको किस योजना में लाया गया था, तो ये है 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए इस वीडियो को, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसके लिए आपका रंजीत जी के द्वारा शुक्रिया। थैंक यू।